नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। डेविड ट्यूशन पढ़ रहा था, तभी शाम 5 बजे उसके मोबाइल पर उसके पापा हेमंत चतुर्वेदी का फोन आया। बेटा, तुम्हारी मम्मी नाराज होकर कहीं चली गई हैं। मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। ट्यूशन के बाद तुम घर पर ही रहना, मैं भी कुछ देर में घर आ जाऊंगा। डेविड के मम्मी पापा के बीच रोजाना झगड़ा होना आम बात थी, इसलिए पापा की इस बात पर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ और वह ट्यूशन के काम में बिजी हो गया था। ट्यूशन पढ़ने के बाद 13 साल का डेविड जब घर लौटा तो दरवाजे पर ताला बंद मिला। वह घर का पुराना ताला नहीं था, बल्कि हाल ही में खरीदा हुआ एकदम नया दिख रहा था। घर के ताले की एक चाबी उसके पास रहती थी, लेकिन नया ताला लगा होने की वजह से वह उस चाबी से नहीं खुल सकता था। मम्मी पापा कितनी देर में घर लौटेंगे, यह जानने के लिए डेविड ने सबसे पहले मम्मी कौमुदी को फोन लगाया तो उनका फोन बंद मिला। इसके बाद उसने पापा को फोन किया, उनका फोन लग गया। डेविड ने जब उनसे पूछा कि उन्हें घर लौटने में कितनी देर लगेगी, इस पर हेमंत ने कहा कि उन्हें घर आने में अभी टाइम लग सकता है। हेमंत ने कहा कि इस समय वह सेक्टर 18 रोहिणी में रेड लाइट के पास खड़ा है। फ्लैट की चाबी लेने के लिए उसने डेविड से रोहिणी सेक्टर 18 पहुंचने को कहा। डेविड उस समय रोहिणी सेक्टर 23 स्थित अपने फ्लैट के बाहर था। पापा से बात होने के बाद वह सेक्टर 18 पहुंच गया, लेकिन निर्धारित जगह पर उसे पापा नहीं मिले तो उसने फिर से फोन लगाया। तब हेमंत का फोन स्विच्ड ऑफ मिला। उसने कई बार फोन मिलाया, हर बार स्विच्ड ऑफ ही मिला। परेशान होकर डेविड फ्लैट पर लौट आया और मम्मी पापा के लौटने का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद तक जब उनमें से कोई भी नहीं आया तो उसने फिर दोनों के नंबर मिलाए, उनके फोन स्विच्ड ऑफ ही मिले। डेविड परेशान हो रहा था कि अब क्या करे। डेविड के मामा विपुल नौटियाल अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में उप संपादक हैं। उसने परेशानी की इस हालत में विपुल मामा को फोन किया और उनसे जल्द आने का आग्रह किया। विपुल उस समय दिल्ली के कस्तूरबा गांधी रोड पर स्थित अपने ऑफिस में थे। अपनी बहन बहनोई के बीच रोज रोज होने वाले झगड़े से 48 वर्षीय विपुल वाकिफ थे, इसलिए भांजे की बात सुनने के बाद वह ऑफिस से छुट्टी लेकर उसके पास रोहिणी चले गए। वहां उन्हें डेविड रोता हुआ मिला। विपुल ने उसे चुप कराया और उन्होंने भी अपनी बहन और जीजा को फोन मिलाया। दोनों के फोन अब भी स्विच्ड ऑफ मिले। पेशे से पत्रकार विपुल नौटियाल का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए उन्होंने उसी समय पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर फोन कर दिया। कॉल करने के कुछ समय बाद थाना बेगमपुर के थाना प्रभारी राजेश कुमार सहरावत, एसआई मनदीप सिंह, कांस्टेबल विनोद कुमार आदि को लेकर रोहिणी सेक्टर 23 स्थित सप्तऋषि अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 110 पर पहुंच गए। पुलिस ने डेविड और विपुल नौटियाल से बात किया। उनसे बात करने के बाद थाना प्रभारी को भी मामला संदिग्ध लगा। पुलिस ने सबसे पहले फ्लैट से छानबीन शुरू करने के लिए दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ा। दरवाजा खोलकर पुलिस फ्लैट में गई तो डबल बेड पर कंबल ओढ़े कोई सोता हुआ दिखा। विपुल ने जैसे ही कंबल हटाया, उनकी चीख निकल गई। वहां उनकी छोटी बहन कौमुदी की लाश पड़ी थी। कौमुदी का गला कटा हुआ था और सिर भी फटा हुआ था। बिस्तर भी खून से सना हुआ था। किसी ने कौमुदी का कत्ल करने के बाद उसकी लाश को तसल्ली से ढक दिया था। चूंकि कौमुदी का पति हेमंत चतुर्वेदी फरार था और उसका फोन भी बंद आ रहा था, इसलिए विपुल ने अंदेशा जताया कि हेमंत ने ही वारदात को अंजाम दिया होगा। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम और जिले के आला अधिकारियों को सूचना देने के बाद थाना प्रभारी ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पता चला कि हत्यारे का मकसद केवल कौमुदी की हत्या करना ही था, क्योंकि घर के कीमती सामान अपनी अपनी जगह रखे हुए थे।
क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी मौके पर पहुंचकर कई सबूत कब्जे में लिए। मौके की जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद थाना प्रभारी ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह बात 25 फरवरी 2014 की है। चूंकि मामला एक वरिष्ठ पत्रकार के परिवार से था, इसलिए रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले की जांच थाना प्रभारी राजेश कुमार सहरावत ने करनी शुरू कर दिया। इसके अलावा क्राइम ब्रांच भी संभावित हत्यारे हेमंत चतुर्वेदी की खोज में जुट गई। क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त आयुक्त अशोक चांद ने स्पेशल यूनिट के एसीपी केपीएस मल्होत्रा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें इंस्पेक्टर पवन कुमार, सब इंस्पेक्टर मनदीप सांगवान, हेड कांस्टेबल पृथ्वी सिंह, मुरलीधर, कांस्टेबल रोहित सोलंकी, विनोद कुमार, संजीव, अंकित, प्रदीप, राजेश आदि को शामिल किया गया। क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की टीम हेमंत चतुर्वेदी को सरगर्मी से तलाशने लगी। पुलिस अपने स्तर से उसे ढूंढती रही, लेकिन उसका पता नहीं चला। इसी तरह 2-2.5 महीने बीत गए, दिल्ली में उसका कहीं सुराग नहीं मिला। क्राइम ब्रांच के एसआई मनदीप सांगवान के दिमाग में विचार आया कि हेमंत चतुर्वेदी जब दिल्ली में नहीं मिल रहा तो वह कहीं अपने गृह प्रदेश उत्तराखंड में तो नहीं छिप गया है, क्योंकि वह मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला था। मनदीप सांगवान और कांस्टेबल विनोद कुमार ने उत्तराखंड में मौजूद अपने सूत्रों और उत्तराखंड पुलिस के सहयोग से हेमंत को खोजना शुरू किया। उनकी यह कोशिश रंग लाई। पता चला कि वह कोटद्वार में वेश बदल कर रह रहा है। इस खुफिया खबर के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 24 मई 2014 को कोटद्वार, उत्तराखंड पहुंचकर हेमंत चतुर्वेदी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर लिया। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसके बदले हुए रूप को देखकर वह खुद अचंभित रह गई। स्थानीय कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर उसे दिल्ली ले आई। हेमंत से उसकी पत्नी कौमुदी की हत्या की बाबत पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि पत्नी की हत्या उसने खुद की थी। उसकी हत्या की उसने जो कहानी बताई वह दिमाग में पैदा हुए शक से उपजी हुई निकली। कौमुदी मूल रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल के रहने वाले बीपी नौटियाल की बेटी थी। बीपी नौटियाल बिक्रीकर विभाग में अधिकारी थे। उनकी पोस्टिंग दिल्ली में थी, इसलिए दिल्ली के गुलाबी बाग स्थित मंदाकिनी अपार्टमेंट में परिवार के साथ रहते थे। यह सरकारी फ्लैट उन्हें सरकार की ओर से मिला हुआ था। बेटी कौमुदी के अलावा उनका एक बड़ा बेटा विपुल नौटियाल थे। बीपी नौटियाल एक अधिकारी थे, इसलिए उन्होंने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। कौमुदी की इच्छा टीचर बनने की थी। उसने सन 1997 में ग्रेजुएशन करने के बाद टीचिंग कोर्स किया। कोर्स करने के बाद उसे रोहिणी सेक्टर 25 स्थित रेयान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में नौकरी मिल गई। एक बड़े स्कूल में टीचर बनने के बाद वह बहुत खुश थी। वहां उसे 35,000 रुपए प्रति महीना सैलरी मिलती थी। बेटी सयानी होने के बाद अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो पिता उसके लिए उपयुक्त लड़का खोजने लगे। किसी परिचित ने उन्हें हेमंत चतुर्वेदी के बारे में बताया। हेमंत चतुर्वेदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के बगौली गांव के रहने वाले जगदीश चतुर्वेदी का बेटा था, जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। हेमंत नोएडा स्थित एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन था। उसे 15,000 रुपए प्रति महीना सैलरी मिलती थी। वह अपने भाई बहनों, मां के साथ दिल्ली के पीतमपुरा में मंदाकिनी इनक्लेव में रहता था। बीपी नौटियाल ने जब हेमंत और उसका परिवार देखा तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। हेमंत की सैलरी भले ही कौमुदी की सैलरी से आधी से भी कम थी, इसके बावजूद भी उन्होंने हेमंत को पसंद कर लिया। कौमुदी को जब इसका पता चला कि जिस लड़के के साथ उसकी शादी की बात चल रही है उसकी सैलरी कम है, इसके बावजूद भी उसने शादी का विरोध नहीं किया। कौमुदी को विश्वास था कि उसके पिता ने जो फैसला लिया है वह किसी न किसी रूप में सही ही होगा। दोनों तरफ से बात होने के बाद 30 जनवरी 1998 को कौमुदी का विवाह हेमंत के साथ कर दिया गया। शादी के बाद कौमुदी चतुर्वेदियों के परिवार में रहने लगी। उनके साथ रहने के कुछ दिनों बाद ही उसे महसूस हो गया कि जिस हेमंत से उसकी शादी हुई है वह उसके लायक नहीं है। लेकिन अब हो भी क्या सकता था, उसे जिंदगी उसी के साथ बितानी थी। लिहाजा वह खुद को वहां एडजस्ट करने की कोशिश करने लगी।
हेमंत की एक सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह रोज शराब पीता और कौमुदी से झगड़ता था। कौमुदी ने उससे शराब पीने को मना किया, लेकिन हेमंत ने उसकी एक नहीं सुनी। इसका नतीजा यह निकला कि इसी बात पर उन दोनों के बीच रोज रोज कलह होने लगी। हेमंत संयुक्त परिवार में रहता था। घर के और लोगों ने भी हेमंत को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हेमंत के दोस्त यह बात जानते थे कि उसकी पत्नी की सैलरी उसकी सैलरी से दोगुने से भी ज्यादा है। वे उसे उलाहना देते कि वह पत्नी का गुलाम बनकर रहता होगा। दोस्तों की ये बातें हेमंत के दिल में तीर की तरह चुभती चली जाती थीं। तब वह घर जाकर सारा गुस्सा कौमुदी पर उतारता था। इसी बीच कौमुदी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम दैविक रखा। बेटा पैदा होने के बाद वह उसी के पालन पोषण में व्यस्त रहने लगी। उसने हेमंत द्वारा दी जाने वाली टेंशन को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उसकी इस सहनशीलता को हेमंत ने गलत समझा। इसी का फायदा उठाते हुए उसने कौमुदी को और ज्यादा टेंशन देनी शुरू कर दिया। हेमंत का एक चचेरा भाई था उमेश। वह कुछ दिनों तक तो यह सोचकर चुप रहा कि हेमंत अपने आप सुधर जाएगा, लेकिन हेमंत ने परिवार में जब ज्यादा ही कलह करनी शुरू कर दिया तो बड़ा भाई होने के नाते उसने एक दिन हेमंत को समझाया और गृहस्थी में शांति बनाए रखने की बात कही। वह जानता था कि उन दोनों के बीच झगड़े की मुख्य वजह शराब है, इसलिए उससे शराब छोड़ने को कहा। उमेश के समझाने के 2-4 दिन बाद तक तो हेमंत ठीक रहा। बाद में वह अपने पुराने ढर्रे पर आ गया। उमेश ने उसे फिर से समझाया। हेमंत भी बड़ा ढीठ निकला। उसने उसकी बातों को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया, बल्कि वह कौमुदी को और ज्यादा मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। यह बात उमेश से देखी नहीं जाती थी, इसलिए वह हेमंत को डांट देता था। हेमंत शक्की किस्म का था। उमेश के ज्यादा दखल देने पर उसे शक हो गया कि कौमुदी का उमेश के साथ कोई चक्कर है, तभी तो वह उसका ज्यादा पक्ष ले रहा है। अब हेमंत ने उमेश की बात माननी तो दूर उसका लिहाज करना भी बंद कर दिया। इस बात को लेकर हेमंत पत्नी को ताने भी देता था। उमेश ने कभी भी कौमुदी को गलत नजरों से नहीं देखा। कौमुदी भी उमेश को बड़ा भाई मानती थी, इसलिए हेमंत के तानों ने दोनों के दिलों को ठेस पहुंचाई। इस आरोप ने उमेश को इतना आहत कर दिया कि वह अपने संयुक्त परिवार को छोड़कर रोहिणी के ही सेक्टर 16 में किराए पर रहने लगा। ससुराल में कौमुदी का पक्ष लेने वाला एक ही व्यक्ति था। वह भी वहां से चला गया तो कौमुदी की आंखों में आंसू भर आए। तब हमदर्दी का फाहा रखने के बजाय हेमंत ने शब्दों की छुरी से उसका जिगर छील दिया। जब बात बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो कौमुदी ने सारी बातें मायके वालों से बता दिया। पिता बीपी नौटियाल बहुत शरीफ थे। उन्होंने सोचा कि घर गृहस्थी में छोटी मोटी बातें चलती ही रहती हैं, वह कुछ दिनों में सामान्य हो जाएंगी। बेटी की गृहस्थी में उन्होंने दखल देना उचित नहीं समझा। पहले तो हेमंत ही पत्नी पर चरित्रहीनता का आरोप लगाता था, बाद में उसके परिवार वाले भी उस पर कलंक लगाने की मुहिम में शामिल हो गए। घर वालों का साथ मिलने पर हेमंत के हौसले बुलंद हो गए। कौमुदी के पिता ने शादी में 6 लाख रुपए से अधिक खर्च किए थे। वैसे तो उन्होंने जरूरत का सभी सामान दिया था, लेकिन कार नहीं दी थी। हेमंत और उसके घर वाले अब कौमुदी से कार की डिमांड करने लगे। कौमुदी ने यह बात पिता को बताया। बीपी नौटियाल चाहते थे कि किसी भी तरह उनकी बेटी खुश रहे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दामाद को नई कार खरीद कर दे सकें। पुरानी कार खरीदने के लिए उन्होंने 50,000 रुपए जैसे तैसे इकट्ठे करके हेमंत को दे दिए। हेमंत ने उन पैसों से कार नहीं खरीदी, बल्कि उनसे वह अपने दूसरे शौक पूरे करने लगा। इसके बाद भी हेमंत का पत्नी के प्रति व्यवहार नहीं बदला, वह पहले की तरह उसे ताने देता रहा। इतना ही नहीं, उसने सन 2003 में कौमुदी को मारपीट कर घर से निकाल दिया और कहा कि यदि उसे यहाँ रहना है तो मायके से 5 लाख रुपए नकद लाए। कौमुदी बेटे को लेकर मायके चली गई। इसके बाद कौमुदी ने ठान लिया था कि जिस घर में उसके लिए इज्जत नहीं, वहां रहने से क्या फायदा। वह अब ससुराल नहीं जाएगी, लेकिन अत्याचार करने वालों को वह सबक सिखाकर रहेगी।
मायके वालों से मशविरा करने के बाद वह 16 दिसंबर 2003 को उत्तरी दिल्ली के थाना सराय रोहिल्ला पहुंच गई और हेमंत और उसके घर वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा दिया। उसकी प्राथमिकी पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि नामजद आरोपियों ने कोर्ट से अग्रिम जमानत ले लिया। पुलिस से कौमुदी को जो उम्मीद थी वह पूरी नहीं हो सकी थी। उस पर जुल्म करने वाले अब खुलेआम सीना चौड़ा करके घूम रहे थे। उसने ससुराल पक्ष के नामजद लोगों के खिलाफ कोर्ट में दहेज उत्पीड़न का वाद प्रस्तुत कर दिया। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए सम्मन जारी कर दिए और मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो गई। इसी दौरान इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया। हेमंत ने भी कोर्ट में एक मामला दायर कर दिया। उसने बताया कि नोएडा की जिस कंपनी में वह नौकरी करता था वहां से उसकी नौकरी छूट गई है। अब वह बेरोजगार है। आजीविका चलाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। उसने कोर्ट से दरख्वास्त की कि पत्नी से उसे गुजारा भत्ता दिलाया जाए। कई साल तक मुकदमा चलने के बाद जीत हेमंत की ही हुई। कोर्ट ने हेमंत चतुर्वेदी को बेरोजगार मानते हुए 30 अक्टूबर 2012 को फैसला सुनाया कि कौमुदी पति को 15,000 रुपए प्रतिमाह देगी। कोर्ट के आदेश पर कौमुदी कर भी क्या सकती थी। उसे अपनी लगभग आधी सैलरी निकम्मे पति को देनी पड़ती थी। वह परेशान थी कि क्या करे। 15,000 रुपए बचाने के लिए कौमुदी ने हेमंत से समझौता करना मुनासिब समझा। उसे पति से समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद हेमंत पत्नी और बेटे के साथ रोहिणी सेक्टर 23 में सप्तऋषि अपार्टमेंट में रहने लगा। उधर कौमुदी के बड़े भाई विपुल नौटियाल दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में उपसंपादक हो गए थे। पिता बीपी नौटियाल भी रिटायर हो चुके थे, जिससे उन्हें अपना सरकारी आवास छोड़ना पड़ा। विपुल ने वसुंधरा इनक्लेव में फ्लैट ले लिया था। वह बेटे के साथ ही रहने लगे थे। हेमंत कुछ दिनों तो ठीक रहा। इसके बाद उसने पुराना रवैया अख्तियार कर लिया। उसने कौमुदी और उमेश के संबंधों को लेकर फिर से अंगुली उठानी शुरू कर दिया। यानी उनके बीच फिर से कलह शुरू हो गई। 25 फरवरी 2014 को भी इसी मुद्दे पर दोनों के बीच बहस छिड़ गई। हेमंत गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने पास में पड़ा हथौड़ा उठाकर कौमुदी के सिर पर दे मारा। एक ही वार में कौमुदी का सिर फट गया। वह बेड पर गिर गई और सिर से तेजी से खून निकलने लगा। यह देखकर हेमंत घबरा गया। उसे लगा यदि पत्नी को इस हाल में छोड़ देगा तो जीवित बचने पर वह उसे जेल भिजवा देगी। खुद को बचाने के लिए वह किचन में गया और वहां से तेज धार वाला चाकू ले आया। कौमुदी बेड पर बेहोश सी पड़ी थी। तभी हेमंत ने उसका गला काट दिया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। हेमंत का इरादा लाश को ठिकाने लगाना था, लिहाजा वह अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। तब तक फ्लैट में कोई ना आए, इसलिए वह बाजार से नया ताला खरीद लाया और दरवाजे पर लगाकर वहां से चला गया। घर का पुराना ताला उसने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पुराने ताले की एक चाबी बेटे दैविक के पास थी। उसने बेटे को कौमुदी के कहीं चले जाने का इसलिए फोन किया था कि वह फ्लैट पर देर से आए, लेकिन वह ट्यूशन पढ़कर शाम 6 बजे के करीब ही फ्लैट पर पहुंच गया था और बाद में भेद खुल गया। हेमंत चतुर्वेदी से पूछताछ करने के बाद क्राइम ब्रांच ने उसे थाना बेगमपुर पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि मामला उसी थाने का था। थाना पुलिस ने भी हेमंत चतुर्वेदी से विस्तार से पूछताछ की और उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। कहानी लिखे जाने तक हेमंत चतुर्वेदी जेल में बंद था। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।